बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की परेशानियों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 2019 के माली बदउनवानियों पर 18 केसेस एंटी करप्शन कोर्ट में भिजवा दिए हैं। तहरीक इंसाफ पे ऑलरेडी मुकदमात हैं, मजीद मुकदमात बना दिए जाएंगे। कुछ मुकदमात जो अदालतों में चल रहे हैं उनके फैसले नहीं हुए, लेकिन डट के मुकाबला कर रही है ये जमात इसका। इमरान खान साहब दूसरी जानिब चुप नहीं हो रहे हैं और टाइम मैगजीन में उन्होंने एक और मजमून छाया करा लिया है और उस मजमून में वो लिखते हैं कि ये बदतरीन दौर गुजर रहा है। साथ वो ये लिखते हैं कि उनकी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। फिर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखते हैं कि अदलिया इस टाइम सियासी जुल्म सितम का आला बना दिया गया है। इमरान खान साहब की जानिब से खतूत भी लिखे गए, मजमून में लिख रहे हैं। क्या कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे इमरान खान और उनकी पार्टी? बिकॉज राइट नाउ जो सूरत हाल है, दर्जे हरारत सियासी तौर पर जो हाई है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और उसकी वजूहात यही हैं कि दोनों साइड से, पहले एक साइड से वार किया जाता है, उसकी रिटालिएशन आती है, तो ये मामला कहीं ना कहीं जाके सेटल होंगे नहीं होंगे, इस पर बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ रहनुमा। हमें सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान खोकर साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब। आपसे आगाज करूंगा मैं। इमरान खान साहब ने टाइम्स मैगजीन में आर्टिकल लिखा है, उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि अदलिया को सियासी जुल्म सितम का आला बना दिया गया है। मतलब इस लेवल तक अदलिया चली गई है कि वो अभी सियासी जुल्म सितम कर रही है पाकिस्तान का एक अहम इदारा। नहीं, अदलिया तो कंबर रह नहीं गई है, वो तो अब इंतजामिया के मातहत एक सबॉर्डिनेट इदारा है, जैसे आप महकमा हार या महकमा रेवेन्यू होता है। अदलिया की जो एक अलहदा तशख़्ख़ुस था या एक अलहदा लिम्ब था सिस्टम में, तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर को 26वें आईनी तरमीम में तो डैमेज करके बिल्कुल पहले पार्लियामेंट को सबवर्ट किया गया है और अब ये जो है अदलिया को कॉन्कर किया गया। तो अदलिया अब एक आज़ाद इदारा, बतौर आज़ाद इदारा, इसका परसेप्शन या लोगों पे ये ख़त्म हो गया है। लोगों के बीच में ये एतमाद के अदलिया के से हमें कोई इंसाफ मिलेगा। देखिए ना, आप आला अदालतें जो हैं वो जो कि बुनियादी शरई हकूक़ की मुहाफ़िज़ हैं, ना सुप्रीम कोर्ट और ना हाई कोर्ट, दोनों जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से की हिफाजत में नाकाम है। 1.5 2 साल से बेल पटिशन है नहीं लग रही। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके ऑर्डर्स को कोई मानता नहीं है और जूते की नोक पे रखते हैं और महज पट्टियां लगा के, नेम प्लेट्स लगा के अगर बतौर चीफ जस्टिस बैठना है तो वो बैठे रहे। फिर तो उससे तो कतबे तो कब्र पे भी लगे रहते हैं। लेकिन ये जो एक बतौर इदारा अदलिया की जो यूटिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ वो हुकूमत के लिए काम का है, इदारा है। वो अपना बेंच भी खुद बनाते हैं, अपने खिलाफ केस किस जज को सुनवाने हैं वो भी जो है वही करते हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में एलिवेशन का क्या जी फैसल साहब, इट्स ओके अगर आप उस पर तनकीद करें, इट्स ओके कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को जो है वो क्रिटिसाइज करें, उनके ऊपर सवालात उठाएं, बट सियासी जुल्म सितम का आला बनाना, डोंट यू थिंक इट्स ये तौहीन के एक जुमरे में आता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। देखिए, जब आपकी अदालतें जो हैं, आप रेंजर्स पे 6 कार जो वो ट्रैफिक का हादसा हुआ जिसमें लड़के शहीद हो गए, उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल 4 महीने में हो जाती है और 3-3 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, लोगों की बेल्स पिटीशन लग ही नहीं रही। यास्मीन राशिद है या महमूद हैं, दूसरे हमारे जो लाहौर में एजाज चौधरी है, महमूद रशीद है, चुमिया है, तो क्यों नहीं लग रही? तो पर आपकी देखे ना कोई तो फिर ये वजह है, जब आपकी पिटीशन लगेंगी नहीं तो सुनेंगी नहीं। दैट बेसिकली मींस कि सियासी जुल्म सितम जो है अदलिया से हो रहा है। नहीं, अदलिया उसमें आलाकार है, इट्स वन ऑफ द टूल्स। ये क्या जा रहा है ना? जी हाफिज साहब, स्टेटमेंट, डू यू थिंक सो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सिम्पथीज भी हैं इनके साथ, लेकिन स्टुपिडिटी भी जो है वो भी मैक्सिमम लेवल की है कि कोई तो इंस्टीट्यूशन जो है उसके ऊपर ट्रस्ट या उसकी मलाइन जो है उससे थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर लिया जाए बेहतर। और मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस इसलिए देना चाहूँगा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल के अंदर है, कम्युनिकेशंस के अंदर जाके चीज़ें आती हैं और फिर वो 3rd टीयर्स पे चली जाती हैं।
तो हो सकता है कि उसकी वेटिंग का प्रोसेस ना हो, या जिस तरह एक बाहर बैठ के जिसके एक सेंटिमेंट्स हैं, या एक जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के है उसकी एक और सेंटिमेंट्स हैं, जो जेल के अंदर है उनके और सेंटिमेंट्स हैं। तो किसी न किसी जगह जो है वो कम्युनिकेशन एक ऐसा गैप बना हुआ है कि जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जितनी भी, चाहे लेटर्स की सूरत के अंदर है, चाहे चीफ जस्टिस को लिखा जा रहा है, या उसके बाद आपका टाइम मैगजीन्स के अंदर आया है, या उससे पहले भी जो आर्टिकल्स एक आए थे, मैं ये समझता हूँ कंबर, ना वो पाकिस्तान PTI के मफाद में यानी कि तहरीक इंसाफ, ना इमरान खान के मफाद के अंदर है, ना पाकिस्तान की एज ए पॉलिटिकल सिचुएशन उसके मफाद के अंदर है, और ना ही इससे कोई अल्टीमेट जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के अंदर अगर आपने कोई लाइन सेट की हुई है तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ आएगी। अगर आप ग्राउंड पे चले जाएं तो कंबर आप खुद सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर, कौन सा ऐसा मैटर है कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो PTI को जो है वो रिलीफ नहीं दिया, जो उनके केसेस आए वहाँ के ऊपर दिया है। ये भी बेल मैटर्स आप देख लें, बेल मैटर्स आप उसके अंदर देख लें, जो बेल मैटर्स वहाँ पे गए हैं, आर्टिकल सुन लेना, बल्ले का निशान जो है क्या आइन कानून से ऊपर जाके छेड़ा गया किसी ने? क्या सुप्रीम कोर्ट, नहीं सुने ना, क्या सुप्रीम कोर्ट ग्रेशियस है? इन्हीं के लॉयर ने सुन लेना, या आप आगे कर लेंगे, सुन ले, इन्हीं के लॉयर ने अभी सुन लेना, यार सुन लेना, पहले आप जाए ना, एक एक करके आप आइएगा ना। इन्हीं के लॉयर ने भी सुप्रीम कोर्ट की जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हेयरिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम या जज का काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक करना है। उसका काम ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करे, या पब्लिक क्या कह रही है उसका फैसला करे, या गैलरीज के अंदर जो हो रहा है उसको आपने खुश करना है। थोड़ा सा तो यार आप स्पेस दे। आप गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, आपके सामने एक जजमेंट आ गई, आप नैब के लिए गए हैं, आपके सामने जजमेंट एक आ गई, आप साइफर के अंदर गए हैं, आपको वहां पे बेल्स के अंदर आ गया, उसके बाद हाई कोर्ट्स के अंदर देख लें जितने मैटर्स गए हैं वहां के ऊपर जो है आप सारों के अंदर मिल रहा है, बेल्स मिल मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा अदालत की जो रिस्पेक्ट है उसको अगर मलहूज़े खातिर रख। अब देखें ना कि परसों केस लगा हुआ था 9 मई का, उन्होंने कहा जी कोई पोस्टमार्टम है आपके पास, कोई डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है, तैयारी भी नहीं है, और क्रिटिसिज्म भी अदालत के ऊपर है, और जहां जाते हैं वहां के ऊपर एक लीगल कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं तो कहता हूं कि 9 मई के केस में फैसल चौधरी साहब, आप लोगों ने, उन्होंने कहा कि जज साहब ने पूछा बकायदा कि कोई हमें डेथ सर्टिफिकेट दें, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें, सो दैट वी कैन मेक जुडिशियल कमीशन, जो आपकी इस्तदा है हम उस पर बात करें, लेकिन सॉरी टू से कुछ भी नहीं था उसमें। तो हाफिज साहब की बात रोज़ है, आमिर खान तो मुझे लगता है हर केस खराब करने के लिए जाता है, और उसकी इंटेंशन ही नहीं है। आपको आना चाहिए, आप टीवी से ज्यादा जो है वो अदालत के अंदर टाइम दे, आपकी एक्सपर्टीज की बात जेन्युइनली जरूरत है कि आप जिस तरह आप देख ले, कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसके अंदर इतने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स नजर आते हैं। हाँ, तो ये बात देखे ना, ये जो वहां पे लीगल टीम जा रही है तो उनको देखना चाहिए, वो क्यों नहीं देखते। अब अगर आप अदालत को कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दिखाएंगे तो वो एक अलग बात है। ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हाफिज साहब ये बात हो रही है वो अलग बात है, आप कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इशू ये है कि अदालतें, बुनियादी शहरी हकूक, ये सिर्फ PTI स्पेसिफिक नहीं है। सर वो कह रहे इदारों को स्पेस दें, आप उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको मलूज़े खातिर रखें, ये ना हो कि बिल्कुल ही आओ भाला हो जाए। चीफ जस्टिस नहीं मिला जी, चीफ जस्टिस नहीं मिला, चीफ जस्टिस उस लेटर को फॉरवर्ड नहीं किया। दें फैसल चौधरी साहब, आप करें गुफ्तगू। हाँ, मैंने कहा अगर आप मुझे इजाजत देते हैं जी सर करें, आप मैदान हाजिर है, आप नहीं वो टेक्निकल इशू है ना, कट जाएगी मेरी आवाज। बात यह है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप फर्दर, जैसे आप देखें सबसे ज्यादा बड़ा, जब आप पब्लिक एट लार्ज के केसेस देखते हैं तो पब्लिक एट लार्ज के केसेस में, जैसे कंबर आपने उसका जिक्र किया है इलेक्शन सिंबल छीनने का, तो ये बिल्कुल आइन और कानून के मुनाफी एक जजमेंट दी, और उस जजमेंट को जो है एक बाकायदा प्लान के तहत इलेक्शन कमीशन और फायज ईसा ने जो है ये इस मौजूदा जो सेटअप है लंदन प्लान के तहत इसको हेल्प करने के लिए उन्होंने की। अब जहाँ तक बात यह है कि अब आप 9 मई के केसेस लेते हैं, 9 मई में बहुत सारे लोग, मिलिट्री कोर्ट का जैसे ट्रायल है, तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो भी अभी तक रोज ही लेके बैठ जाती है अदालत, और उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। चले इस महीने उम्मीद है कि कंक्लूड हो जाएगा और कोई फैसला आ जाएगा।
बात यह है कि जब आपने एक इदारा कायम करना है तो इदारे के एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आपका ये एक्शन जो है, जिस किस्म के जजेस जो हैं वो लगाए गए हैं, जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स की गई हैं, उनको कतई उनके तो अपने चौधरी अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। चलो देर दिया, लेकिन देर से दिया, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो उस बात में वजन है कि जी ये जो मर्जी है वो किया जाए, सियासत हो रही है। उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट्स में, तो यही तो हमारे पहले बार एसोसिएशन, बार कौंसिल यही तो शोर मचाती रहती थी कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल आपने फॉरगिव कर दिया, जिसकी वजह से अदालत में सियासत दोबारा एंटर हो गई और दोबारा मौका मिल गया कि आप अपनी मर्जी के जजेस जो हैं, अब सीनियर जजेस को आपको नहीं पसंद या वो 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है उनको आपने सबक सिखाना है, तो ये तो बड़ी वाज़े एक पोलिटिसाइज एंडेवर है ना सारा, कि आपने फिर जो 26वीं आईनी तरमीम, मुझे मौलाना साहब ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो मामलात जो वादे किए गए बाद में सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन करके उसकी भी तौहीन की गई। यानी सीनियर जो अब जुडिशल कमीशन में जो इसकी हैयत है या जिस तरह से नॉमिनेशंस हुई हैं, अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो एक केस अपनी नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो एक सिलसिला होता है, हमको इतना ऑर्गेनाइज मुल्क तो नहीं है कि नीचे से ऊपर तक ये अदालतें इस तरह से वो करेंगी, इंसाफ करेंगी और आपको कोई 1% जो है वो काम ठीक। इधर तो 2% के अलावा छोड़ के सारा काम ही वो एक फजूल सा होता है। तो आपने मुआशरे के मुताबिक एक चीज करना होता है। इंस्टीट्यूशन जब आप उसकी आजादी खत्म कर देंगे, जब आप बेंच भी बनाना शुरू कर देंगे, फैसल साहब आपका पॉइंट आ गया। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिर इस पर हाफिज साहब से उनके कहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। जुडिशल कमीशन में अब जो इजलास हुआ उसके बाद 6 जो नए जजेस हैं उनको शामिल कर लिया गया है, और जब उनको शामिल कर दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो तादाद है वो 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी है। लेकिन इस सब के दरमियान क्या स्टोरी आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जुडिशल कमीशन के इजलास में जो नए जजेस जिनका तकर्रुर किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल कर लिया गया। हाफिज साहब, क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सीनियर जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, बड़ा कानून पे उनकी गिरफ्त है, नहीं शामिल किया गया? देखें कमर, एक तो ये है कि अभी चौधरी साहब ने बात की थी सीनियरिटी के ऊपर या बेंच के ऊपर जो था, जितनी भी सीनियरिटी या चीफ जस्टिस को लगाना सीनियरिटी से हट के या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी से हट के अंदर आना, वो सारे का सारा 26वीं आईनी तरमीम से पहले हो चुका था। और फिर उन्हीं जज साहब ने जब जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाए, अभी 26वीं आईनी तरमीम नहीं आई थी, तो उसके अंदर भी उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो है उसके बजाय कहा कि उसके साथ आपकी परफॉर्मेंस या फिटनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ ये कह देना कि जी 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद ही सारे प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई एक ऐसी लेजिस्लेशन नहीं आई कि जो 26वीं आईनी तरमीम को रेगुलेट करती हो। सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जो कमेटी की कॉम्पोजिशन है जो आपकी बनी, उसके मेंबर्स की हद तक जो है, और वो आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी जो था वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले आ चुका था। अब दूसरा आगे सवाल जो आप वो तो आप स्ट्रेट अवे फैसल चौधरी साहब की बात को निगेट कर रहे हैं कि मौलाना जो कह रहे हैं, मैं मौलाना साहब पे आ जाता, देखे ना कि मैं तो यही कह रहा हूं ना कि कोई एक बताएं कि जो आर्टिकल 175A के नीचे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बताएं जी चौधरी या साहब, आर्टिकल 191A के नीचे जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आई हो, या आर्टिकल 202 जो बेंचेस हाई कोर्ट्स को डील करता है उसके नीचे को आई हो, कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं आई। हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर एक कमेटी की हद तक आई थी, मुझे पता है, वो उससे पहले, और मौलाना साहब की हद तक ये था चूंकि वो आपका जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था वो एक उसका हिस्सा था, उसके अंदर जो पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे बता दें हमें कि जुडिशल कमीशन अब कॉम्पोजिशन, अब उसके अंदर ये है कि प्रिंसिपली जो है, अगर ये कॉम्पोजिशन बेंच का ये सारा था तो पीटीआई जो थी वो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा थी। आपने मौलाना फजल रहमान साहब से भी सुना, उनके जो लॉयर है उन्हें भी सुना, उसके बाद जो है जो उस प्रोसेस के अंदर थे उसके शायद फैसल चौधरी साहब जो थे उसके अंदर होते तो इन्हें पता था। फ्रॉम डे वन जो है जिस दिन मौलाना साहब के घर गए
और वो ड्राफ्ट अभी नहीं भी इन्होंने आया वोट था। किया? किन्होंने इन्होंने वोट ना देखें प्रोसेस का हिस्सा किस तरह ना थी? इन्होंने जो चीजें इनकॉर्पोरेट कराई थी वो आपने 26वीं आईनी तरमीम में कॉर्पोरेट ही नहीं की है। कोई एक बताएं कि इनकी रिटर्न रिकमेंडेशन आई हो कि जी 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये चीजें डाले, बताएं ना। इन्होंने अपनी कमर नहीं दिया, इन्होंने आपने फैसल चौधरी साहब रिटर्न कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। जो अपनी थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को दी थी। देखिए इसमें डेलिब्रेशंस तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ही हो रही थी, पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन उसमें भी कतई ये रह गई ना कि जब 26वीं आईनी तरमीम बन रही थी मौलाना साहब का जो इस्तदलाल था वो आईनी बेंच का था। लेकिन नहीं मौलाना साहब का नहीं था, फैसल नहीं था। थोड़ा सा काइंडली करेक्ट करे, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें था भी और सारे थे। ये जो बेंच का था, ये जो आपकी टीम थी उसके अंदर था, और मेरा ख्याल है कि उन्हीं को उस वक्त देख लेना चाहिए था कि हम कॉन्फ्रेंस की तरफ क्या जा रहे हैं। मौलाना साहब का बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ नहीं था। जो आपकी टीम कहती गई, मौलाना साहब अपनी कॉन्फ्रेंस जो है वो गवर्नमेंट से मनवाते गए। जी चौधरी साहब, अब ਆਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ चौधरी साहब की एनर्जी लो है, रोजा है आज थोड़ा हमारा भी है, लेकिन अच्छे लगते हैं, मैं एनर्जी से देख रहा हूं भरपूर है। और मौलाना साहब का जो इस्तदलाल था वो आईनी नहीं, रिकॉर्डिंग हम अफ्तारी के बाद रख देंगे। वो पीटीआई का जरा तड़का है हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग, आप हर जगह माशाल्लाह जो है एहतजाज, और आपके तो क्लिप्स भी बड़े वायरल होते हैं डिबेट करते हुए। जी जी, मैंने अर्ज किया जी कि वो जो आईनी बेंच बनाते हुए जो हमारी लीगल टीम से जो ओवरलुक हो गया वो ये हो गया कि इन्होंने सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, यानी अगर आप आईनी बेंच बनाए, और इंडिया में आईनी बेंच इस तरह से होता है कि उसमें टॉप 7 या 5 जजेस होते हैं और बाकी काम भी चलता रहता है। अब इससे ये हुआ है कि आपकी जो सीनियरिटी प्रिंसिपल, यानी जो जजेस हुकूमत नहीं चाहती थी, जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं जिनको बार भी इंडिपेंडेंट समझती है, उनको, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप ही कंबर इसको सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे। आपको पता है कि हर जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक अप्रोच होती है, एक कमांड होती है। तो उनकी जो जजेस जिनको ये इग्नोर किया गया है, उनकी कमांड एंड कंट्रोल को कोई छुटला नहीं सकता। उनसे इख्तलाफ कर सकता है फैसले से कि फैसला गलत है सही है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन उस वक्त जो है, जैसे ये अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अगर आपने, वो भी 191 के तहत ही बनता है ना, आपने वहां पे बना के, तो आपने टोटल जुडिशियल कमीशन में भी अभी जो रूल्स बनाए हैं, मैंने अर्ज किया कि क्राइटेरिया तो दिया कोई नहीं। सर बड़ा सिंपल सा उनका पॉइंट है कि आपने सजेशंस दी नहीं, जब गवर्नमेंट से राब्ता ही नहीं किया, तो आप फिर किस चीज को कहेंगे कि अदलिया फिर ओवरलुक करना ये लीगल एक्सक्यूज के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल दुरुस्त आर्गुमेंट है कि ओवरलुक करना लीगल। हर जगह आप ये कहें कि जी ओवरलुक है, हर जगह आप ये कहें कि जी शायद हम इससे बेहतर कर सकते। देखें, हर चीज की टाइमिंग के वक्त ही आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलें हाफिज साहब, फॉर इंस्टेंस ये तो हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अदलिया में जो अब सियासी, ये एग्जेक्टिव के नीचे एक मातहत इदारा बना दिया जाएगा। कमर, मैं एक आपको चीज बताऊं कि अदलिया के 3 फेज हैं। एक फेज जो है अल जिहाद ट्रस्ट से पहले का है, दूसरा जो है वो 2010 की 18वीं तरमीम का है, तीसरा जो आपके सामने चौथा है। मैं ये समझता हूं कि बेंच की हद तक जो है डेफिनेटली जो है एक आर्गूमेंट बनता है कि गवर्नमेंट डोमिनेशन नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। या नहीं? अच्छा, अब जो आई है, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? पहले आप बताएं। आई है ना, आई है। देखिए इसमें कोई, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड इसका ये है कि वही हमें पॉइंट स्क्वायर 1 पे जाना पड़ेगा कि हमें इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसका इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस, उसका इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रार, उसकी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, और उसके अंदर जाके जो है आप उसकी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करेंगे। जितनी देर तक कंबर सुप्रीम कोर्ट के अंदर विदन ये मैकेनिज्म रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, एक दूसरे से नाराजगी भी आएगी, उसके बाद एक दूसरे को कंटेम्नर भी कहा जाएगा, चीज का फैसला भी नहीं आएगा। जितनी जल्दी 27वीं आईनी तरमीम हम ले आएंगे उतना ही बेहतर है। आप कह रहे हैं कि ये तमाम मामला जो एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से बनना चाहिए। बहरहाल इस मामले को अगर चीफ जस्टिस भी देखना चाहें, चीफ नहीं, पार ही नहीं है। अब नहीं है ना? नहीं तो फिर ये 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाए तो क्या इसमें नहीं, कोई 26वीं आईनी तरमीम जो है, क्या 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ खत्म करने से इस मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं?
अगर तो क्या मसाइल अदलिया आजाद नहीं हो सकती? नहीं, 26वीं क्या आईनी उससे पहले तरमीम अदलिया जो थी वो आजाद थी? नहीं, उससे पहले जो तो है फिर बेहतर बेहतरी नहीं की तरफ थी। जाए ना। देखिए बेहतर पर्सनैलिटी नहीं से थी। बेहतर नहीं थी। देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने जो यार, सबसे आप मुझे इंपॉर्टेंट फैसला बताएं, लिया, आप इतने उन्होंने सीनियर कहा कि सीजन हमें लॉयर हैं, पर्सनैलिटी से थी, क्या बेहतर नहीं थी अदलिया? नहीं, अगर 26वीं आईनी तरमीम नहीं, से अगर पहले बेहतर थी, executive नहीं, अगर interference नहीं, थी या नहीं, नहीं, सुन लेना, अगर वो बेहतर थी, 130 नंबर पे रैंकिंग है, अपॉइंटमेंट्स जो है वो मेरिट पे नहीं है, अपनी मर्जी के जज लाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी के बेंच बने जा रहे हैं, तो ठीक है? टोटल गवर्नमेंट के अंदर आ यार गई है। आप इन्हीं जजेस जो हैं जिनको आप इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, इन्हीं के पॉइंट्स उठा लेना। चलें। एक वक्त में कुछ फैसला करते हैं, दूसरे वक्त में कुछ फैसला करते हैं। तो सर फिर इनका क्या, इनके खिलाफ रेफरेंस लाके निकाल दें? किनका रेफरेंस? इनके खिलाफ रेफरेंस पे क्या करें? देखिए जजेस अपनी आप कंबर ये बताएं, एक बंदे को आपने सुन लेना, क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या जज जो है वो आइन के नीचे है या आइन के ऊपर है? आइन के नीचे है। अगर आइन के नीचे है तो फिर आइन के नीचे फैसले करें। फिर आइन से ऊपर जाके एक दफा कहना कि ये कैमरा जो है ये आइन से ऊपर है, दूसरी दफा कहना ये कैमरा आइन से नीचे हुआ है ना। मामला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर चैलेंज हुआ है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट का सर साथ जो आपका पैकिंग हो रही है, जो आपका पैकिंग के पहले पैकिंग नहीं थी क्या? नहीं पहले थी? अपनी मर्जी नहीं थी। मुझे ये बताएं, जितने सुप्रीम कोर्ट के 5-7 साल से जज आ रहे हैं वो सारे मेरिट पे आए हैं। चौधरी साहब से मैं इस पे चीफ जस्टिस मेरिट पे आए हैं, जो पिछले अभी आए हैं। चौधरी साहब क्या चीफ जस्टिस मेरिट पे आए हैं? कोर्ट पैकिंग पहले थी या नहीं थी? जी आफा साहब का कहाँ चिटाई है, इन्होंने नहीं मननी भाई आइन के तहत सिर्फ जज है, आइन के तहत क्या वोटी नहीं है, आइन के तहत और तुसी नाल इंतजामिया नहीं है, आइन के तहत सारे नहीं है। मैं सारी जजों कर को देना, आप फर्क है आइन के तहत रख रहे हैं। आइन की इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? अदलिया ने, जजेस ने करनी है ना। आइन से नीचे। तो आप जजेस को क्यों नहीं करने देते? आइन से नीचे आप जो जज पसंद नहीं आता उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। हाफिज साहब को किसी को नहीं बाहर फेंका, किसी को 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई जज बाहर नहीं गया, कोई एसजेसी का फैसला नहीं आया। और जो वो जज है, और सर वो बाहर फेंकने का मतलब है यानी उसे केस से साइड पे कर दिया है। नहीं तो फिर जब आपने कॉम्पोजिशन दी है, इतने आप इनोसेंट न बने। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स है या नहीं है? बनाए ना, नहीं है ना, तो फिर वो रियलिटी से जाएगा। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्ड करें ना। मैं जी बात ये है कि हाफिज साहब आप मुझे इस प्रोग्राम में रोक लेंगे, अगले प्रोग्राम में मैं स्टूडियो में आ जाऊंगा। नहीं आए ना, अच्छा है ना, अच्छा है। आपको बुलाया था हमने पहले इस वजह से स्टूडियो करना नहीं, अपना कहाँ चिटाना रखो। बात यह है कि सर जजेस को जो जज पसंद है, आपने कहा जी 26वीं तरमीम, वो सारे तो निकाल दिया आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से जो आपको पसंद नहीं निकाले, और अपनी मर्जी के बेंच बना के फैसले जिसको पीटीआई ने कॉन्फ्रेंस दी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, तो फार रीचिंग देखना चाहिए था। ओवरलुक कोई एक्सक्यूज नहीं है। बात यह है कि मैं नहीं, ओवरलुक एक्सक्यूज नहीं है। मैं तो बता रहा हूं कि ये चीजें इस तरह से ज्यादा बेहतर हो सकती थी, डेलिब्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन राती 3:30 बजे जो है वो आप बुला के जो है वो 5 हफ्ते रहा है, 5 हफ्ते वो प्रोसेस रहा है। नहीं 5 हफ्ते की तो प्रोसेस, राती 3 बजे दवाइयां खा के पहला 3 बजे से, उस तो बाद 5 हफ्ते चले आए। और जानते करो हाफिज साहब, इस मुल्क में कौन सी आजादी तो कौन सी, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे माइंडसेट चेंज हो। आजादी होती है जब लोग जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को भी अपना बना लेते हैं कि भाईजान इधर आए ना जरा। अच्छा चले, पिछले 5 साल जो बड़े फैसले आए, चौधरी साहब बताएं कि वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच किया है कि नहीं है? सबसे ज्यादा ओवररीच तो नवाज शरीफ ने करवाया इफ्तिखार चौधरी के जरिए। नहीं सर, ये अदलिया की तो एक पूरी तारीख है हमारे सामने जिसमें हमें पता है कि क्या अदलिया की, हम पाक साहब, मैं नहीं कह रहा कि अदलिया को दूध से धुली हुई है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि एक गलत हुआ तो दूसरे गलत करके सारे मामला दुरुस्त कर दें। फॉरवर्ड जाना चाहिए। Two wrongs do not make one right। नहीं वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप अगर पूरी अदलिया को उठा के सिर्फ ये कहेंगे कि ये सियासी जुल्म और सितम का आला कार बनी है, तो मेरे ख्याल से ये भी नामुनासिब है। बहरहाल हम प्रोग्राम को यहाँ पे हमने सेगमेंट को क्लोज करना है। अच्छा, जिस जज को यहाँ पे बात हो रही थी कि इस्लामाबाद आए हैं, सबसे ज्यादा अभी तक रिलीफ उन्होंने नहीं दिया। चलें नाज़रीन, इस ये डिबेट तो जारी रहेगी। अभी हमने एक और सेगमेंट में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को इन्वाइट किया है। कल वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात है बिलावल भुट्टो से, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्या कुछ होने वाला है, इन दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान क्या कोई खलेज आने वाली है, ये डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे हम कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म से, और कहा जा रहा है कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये मुलाकात अहमियत की हामिल इस वजह से भी है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस टाइम जिन बातों पर मामलात तय होने थे नहीं हो पाए, फंड्स की अदायगी से मुतल्लिक, वो तमाम मामलात डिस्कस होंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं, एड्रेस किस हद तक हुए हैं अभी, कल की मुलाकात में क्या कुछ आप डिस्कस करेंगे? कल की मुलाकात का एजेंडा तो बिलावल साहब को पता होगा, मैं तो क्योंकि उसमें उससे आगाह नहीं हूँ। और मुलाकात में कोई सियासी एजेंडा है या एक हाई लेवल हाई पावर कमेटी होती है जिससे ब्यूरोक्रेसी के प्रमोशंस के केसेस होने हैं, वो है या मीटिंग है, मुझे नहीं पता। मीटिंग में कौन जा रहा है, एजेंडा क्या है। जहाँ तक ताल्लुक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जिस वक्त हुकूमत बनी थी तो हमारा एक रिटर्न मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग के साथ। वो मुआहदा आपके पास भी मौजूद है। उसके ऊपर कुछ अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ, और ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब के साथ है, लिहाजा उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। बिलावल साहब इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब से 2-3 दफ़ा मिल चुके हैं। हमारी कमेटियाँ भी मिलती रही हैं, कमेटियों से चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी मुलाकातें रहीं, लेकिन वो मामला एड्रेस नहीं हुए, जिसका हमारी जमात के अंदर भी शदीद इस पर रेजिस्टेंस है। और वो क़यादत के ऊपर भी एक दबाव है कि वो क़यादत को भी साथी सारे जो है वो कहते हैं कि जनाब आपके वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए और हम जो है हुकूमत का साथ दे रहे हैं। तो ये एक प्रेशर है। सर, ये फंड्स की अदायगी पे स्ट्रेट अवे उन्होंने नो कर दिया, क्योंकि ये हसन मुर्तज़ा साहब से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि फंड्स की अदायगी का बड़ा मसला है और इसको तो वो एड्रेस करना ही नहीं चाहते, उनका ये कहना था। मुझे पता नहीं है जी, मैं हसन मुर्तज़ा साहब के पास बेहतर खबर है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उसमें डेवलपमेंट भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। इसीलिए ये आवाजें आपको सुनाई देती है, हसन मुर्तज़ा साहब की हो, वो गवर्नर साहब की हो। सर, वैसे ये दूसरी दफा जो काबीना में तौसी की है, इसमें पीपल्स पार्टी का प्लान था शामिल होने का? नहीं, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से कह चुकी है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। ये तो मीडिया के अंदर पता नहीं कहां से इस बात को छोड़ा ही नहीं जा रहा, मुसलसल सवाल है। और अब तो उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर ली, अब तो मेरे ख्याल ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं सर, इतनी मतलब आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को एड्रेस होना चाहिए, अगर मामलात इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या छोड़ देंगे साथ, फिर हुकूमत से निकल आएंगे? देखिए, ये बात इस सवाल का इस तरह जवाब मुनासिब नहीं है, इसलिए कि कतई जवाब नहीं दिए जा सकते। मैं पार्टी का फैसला कुन लीडर तो हूं नहीं, मैं तो कारकुन हूं। सर, कराची के हालात और वाक़यात पे बड़ी तनकीद हो रही है, ख़ुसूसन वहाँ पे अभी एक इशू बड़ा उठा हुआ है, डंपर से जो आम लोगों की अमवात हो रही हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं कि आप हमें कंट्रोल दे दें, हम आपको कुछ दिनों में ये तमाम चीज़ें दुरुस्त कर देंगे। पीपल्स पार्टी की इंटेंट ही नहीं है वहाँ पे काम करना। देखिए, एक मैं बड़ी सिंपल आपको गुजारिश करूं, ये बड़ी शायद आपको तल्ख बात लगे। कराची है कोई 3.5 करोड़ लोगों का शहर, बहुत बड़ी आबादी है। कराची में 2 बंदरगाहें हैं, वहां से बेशुमार हमारी टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से होती है। कराची हमारा बिजनेस हब है, वहां से लोकल प्रोडक्शन होती है और सारे मुल्क में आती है। इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स, और फिर पानी का एक बड़ा शदीद मसला है जो कंटेनर्स के जरिए, जो टैंकर्स के जरिए हल होता है। लेकिन ये बात भी बहरहाल देखने की है कि कराची शहर में जहां लाखों की तादाद में बाइकर्स हैं, डंपर्स और डंपर वाले हैं, दीगर हैं, ट्रेलर वाले हैं, वो भी कोई गैर मोहतात होंगे। लेकिन हमारे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, बड़े अदब से, बड़े मोहब्बत है उन्हें। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैं अभी भी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूं अपनी कंस्टिट्यूंसी में, और मैं कुछ 4-5 मोटरसाइकिल वालों के आगे हाथ बांध चुका हूं कि खुदारा आप मेन ट्रैक के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर आप मेन ट्रैक के अंदर जा रहे हैं और पीछे से गाड़ियां आई हैं, वो आपको हार मार रहे हैं फैमिली के साथ। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मोटरसाइकिल वालों को भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन डंपर्स का भी एक टाइम होता है निकलने का। उससे पहले अगर निकल जाएं और इंतजामिया उस पर कोई एक्शन न ले तो सवाल तो पैदा होता है। ये एक अपनी शय है। डंपर जो है वो तो सारा दिन कंस्ट्रक्शन होती है, डंपर तो चलता रहेगा। डंपर को एक खास वक्त पे चलाना, काम रोकना, फिर काम सारे डिले होंगे। तो ये तीनों चीजें आपस में मुंसलिक है। आप एक काम करें,
3 करोड़ की आबादी के बनते हैं कम से कम आधे पंजाब के जिले। आप उन जिलों के एक्सीडेंट की रेशो निकालिए, क्या रेशो आती है यार। हर चीज को उसके अपने तनासुब में देखने की जरूरत है। सिर्फ ये कहना कि हाँ, मैं कहता हूं कि सिंध की पुलिस को बिल्कुल और चौकन्ना होने की जरूरत है और एजुकेट करने की जरूरत है, लेकिन ये बात भी बहरहाल जरूरी है कि मीडिया साथ ही साथ अपने बाइकर्स हमारे बच्चों को भी समझाए। जी 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 बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि बाइकर्स को भी आगाह होना चाहिए और उनको भी ये एजुकेट होना चाहिए। लेकिन सर सिर्फ एक ये तो इशू नहीं है, सिंध में अब मुताद्दिद जो इश्यूज हैं जिनमें K4 का मंसूबा, फिर 2024 की रिपोर्ट है जिसमें नाकाबिले रिहाइश इसको करार दिया गया है, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और खुराक पे सवालात उठाए गए हैं। सर ये इश्यूज भी तो अपनी जगह मौजूद है ना। आप अगर इस बारे में कि सिंध की परफॉर्मेंस का इशू लेना चाहते हैं तो उसके लिए नासिर शाह साहब हैं, शर्जील मेमन साहब हैं, हमारे हैं जो वज़रा वहां के, उनसे आप अगर सवाल करेंगे वो आपको बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं तो कराची में रहता नहीं हूँ, मैं तो अपडेट नहीं हूँ। सर इस अभी 26वीं आईनी तरमीम के इशू पे बात कर लेते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मसाइल खड़े हुए हैं, खसूसन एक बात बहुत आ रही है कि एग्जेक्टिव के बिल्कुल अंडर कंट्रोल दे दी गई है जुडिशरी। इस हवाले से आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर? कैसे अंडर दे दी गई है? क्या अदलिया की आजादी, जो कल जज बैठे थे, क्या वो अपने फैसले करने छोड़ गए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के अब इख्तियार वापस ले लिए गए हैं? या एक बेंच बना देने से, एक बेंच, और उसको उस बेंच के ऊपर 2 जज साहिबान का या 3 जज साहिबान का एक तहफ़्फ़ुज़ है, तो जो बाकी 14 जज साहिबान हैं जो एक तरफ खड़े कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा। और उन 2 जज साहिबान को क्योंकि वो मोतरज़ हैं, लिहाजा वो हरफे आखिर बन गए हैं। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये केस ऑलरेडी कोर्ट में गया हुआ है और सर जुडिशल कमीशन में अगर हुकूमती डोमिनेंस होगी तो सर सवाल तो फिर उठता है ना। क्या डोमिनेंस होगी भाई? सारी दुनिया के अंदर तो सिर्फ पार्लियामेंट फैसले करती है। जजों की अपॉइंटमेंट करते ही अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। यहाँ तो जजेस ने खुद ही अपना इख्तियार ले लिया था, और जब जज अपॉइंट कर रहे थे, खुद जजेस अपॉइंट करते थे, तो कौन कौन से चैम्बरों के जज आते थे और क्या क्या गुल खिलाए गए हैं माजी में। अगर उसको स्ट्रीमलाइन करके अवाम के नुमाइंदों के जरिए चुनाव और एहतसाब का अमल किया गया है, बेहतर शफाफ किया गया है, तो उसमें क्या हर्ज है? इसके ऊपर आपकी राय अपनी जगह मोतबर है। कायरा साहब, यू आर वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। आप क्या समझते हैं कि जो अभी कहा जा रहा है कि तहरीक ईद के बाद आएगी और उसमें जो है दोबारा से तहरीके इंसाफ और JUIF तमाम ऑन बोर्ड होंगे, हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम वो दे सकती है? देखिए, हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त या मुल्क के लिए मुश्किल वक्त 2 अलग अलग चीजें। मुल्क के लिए मुश्किल वक्त खड़ा कर सकते हैं, जो इस पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर अबतरी हुई तो उसमें खराबी आएगी। बाकी हुकूमत तो आज भी चल रही है, कल भी चल रही होगी, एहतजाजों में भी चलती रही। हमारे खिलाफ एहतजाज होते रहे, हम भी हुकूमतें करते रहे, हम भी ये लोगों के खिलाफ एहतजाज करते रहे, वो हुकूमतें भी चलती रही, और किसी एहतजाज के नतीजे में इलेक्शन नहीं हुए। कोई हुकूमत गिर के आके, हाँ, किसी गैर आईनी जो अक़दाम था उसके नतीजे में ये फैसले जरूर हुए। ये बात अब अपोजिशन को देखने की है कि क्या वो मुस्तकबिल में इसी तरह चल के मुल्क के फैसले कराना चाहते हैं कि कल अगर नया इलेक्शन आ जाता है, फर्ज करें, तो उस इलेक्शन के अंदर क्या होगा, वो इलेक्शन कैसे कराया जाएगा, वो कौन कराएगा और कैसे शफाफियत तय होगी। क्या ये पहले बैठ के साथ ही साथ ये फैसले करने की जरूरत नहीं है? हाँ, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करके अपने साथियों को अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स उनको सूट करती है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल ज़मान कायरा साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। कहते हैं कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।